नमस्कार। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई, ये नाम सुनते ही अक्सर एक सवाल मन में आता है ना, कि भारत में अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ओसीआई कार्ड होना मतलब भारत आने जाने की पूरी आजादी, ये तो बढ़िया है। पर जैसे ही बात पैसों की आती है तो सवाल उठते हैं। नियम क्या है? पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं? कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए? चलिए इन सारे नियमों के जाल को हटाकर एक सीधा साफ रास्ता बनाते हैं। तो हमारा आज का सफर 5 आसान हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले ओसीआई है क्या, फिर बैंकिंग की बात, उसके बाद सीधे निवेश की दुनिया में चलेंगे, फिर टैक्स के नियम समझेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर आप हैं कौन, मतलब ओसीआई का असली मतलब क्या है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात, ओसीआई का मतलब भारतीय नागरिक होना बिल्कुल नहीं है। ये एक खास स्टेटस है, एक तरह का विशेषाधिकार जो भारतीय मूल के लोगों को भारत में आसानी से आने जाने और हाँ, आर्थिक रूप से एक्टिव रहने की छूट देता है। तो ये नागरिकता नहीं बल्कि कुछ खास अधिकार हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत जरूरी है। एक ओसीआई और एक भारतीय नागरिक में ना जमीन आसमान का फर्क है। ओसीआई के पास होता है विदेशी पासपोर्ट, वो वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, और हाँ, पैसों के मामले में उन्हें लगभग एनआरआई जैसा ही ट्रीट किया जाता है। ये फर्क समझना ही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि यहीं से सारे अधिकार और सारी सीमाएं तय होती हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ओसीआई का मतलब दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया कि कानूनी तौर पर स्थिति क्या है, तो अगला कदम है अपने औजार तैयार करना। और भारत में किसी भी तरह के लेन देन के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है सही बैंक अकाउंट। इसे ऐसे समझिए, 3 तरह के खास अकाउंट्स होते हैं। पहला, एनआरए अकाउंट। ये समझिए कि विदेश से पैसा लाने का एक पाइप है। इस पैसे को आप वापस भी ले जा सकते हैं और इस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो भारत में टैक्स फ्री होगा। दूसरा है एनआरओ अकाउंट। ये भारत में कमाई गई इनकम के लिए है, जैसे किराया या कोई और कमाई। इस पर टैक्स लगता है। और तीसरा, एफसीएनआर। ये एक तरह का विदेशी करेंसी का लॉकर है। आप इसमें डॉलर, पाउंड या यूरो सीधे जमा रख सकते हैं। और हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर ओसीआई बनने से पहले का कोई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट चल रहा है, तो उसे वैसे ही चलाते रहना गैर कानूनी है। उसे फौरन एक एनआरओ अकाउंट में बदलवाना ही होगा। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा नियम नहीं है, ये फेमा कानून का सीधा उल्लंघन है और इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। चलिए, बैंक अकाउंट सेट हो गए। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पैसे को काम पर लगाना। और अच्छी खबर ये है कि ओसीआईज के लिए भारत का म्यूचुअल फंड बाजार पूरी तरह से खुला है। मतलब विकल्पों की कोई कमी नहीं है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, जो कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। अगर थोड़ा सेफ चलना है तो डेट फंड्स हैं, जो बॉन्ड्स में निवेश करके एक स्थिर आय देते हैं। और अगर दोनों का मजा एक साथ चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स भी मौजूद हैं। और इन्वेस्ट करने का तरीका भी बहुत सीधा है। पैसा आपके एनआरई या एनआरओ अकाउंट से ही जाएगा। आप चाहे तो एक बार में एक बड़ी रकम लगा दें, जिसे लमसम कहते हैं, या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें। बस एक चीज याद रखनी है, एनआरई अकाउंट से किया गया निवेश और उसका मुनाफा आप आसानी से वापस विदेश ले जा सकते हैं, लेकिन एनआरओ वाले निवेश पर कुछ पाबंदियां होती हैं। अब आते हैं इस सफर के सबसे, कह सकते हैं थोड़े जटिल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, टैक्स। देखिए, निवेश से पैसा कमाना एक बात है, पर उस कमाई पर लगने वाले टैक्स के नियमों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल कि जो भी मुनाफा होगा उस पर सरकार को कितना टैक्स देना होगा। चलिए इस गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं, क्योंकि इक्विटी और डेट फंड्स दोनों के लिए नियम अलग-अलग हैं। तो पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। यहाँ नियम सीधा है। अगर आपने 1 साल के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी तो मुनाफे पर लगेगा सीधा 20% टैक्स। लेकिन अगर 1 साल के बाद बेचा तो टैक्स कम हो जाता है, सिर्फ 12.5%, और वो भी तब जब 1 साल में आपका मुनाफा 1,25,000 रुपए से ज्यादा हो। और अब देखिए डेट फंड्स का मामला। यहाँ पर ना 1 अप्रैल 2023 के बाद खेल पूरी तरह बदल गया है। इस तारीख से पहले अगर आपने डेट फंड खरीदा था तो 3 साल बाद बेचने पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, जिससे टैक्स काफी कम हो जाता था।
लेकिन इस तारीख के बाद खरीदे गए किसी भी डेट फंड पर अब ये फायदा खत्म। अब चाहे आप जब भी बेचें, मुनाफा आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, टैक्स की कहानी में एक और किरदार है, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। मतलब जब आप अपना निवेश बेचते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसे देने से पहले ही उस पर बनने वाला टैक्स काटकर सरकार को जमा कर देती है। ये एक ऑटोमेटिक कटौती है, तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में ये 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। 1, पैन कार्ड जरूरी है। 2, फेमा और RBI के नियम मान्य हैं। और 3, अगर आपकी कुल इनकम एक लिमिट से ज्यादा है या फिर आपको कटे हुए TDS का रिफंड क्लेम करना है तो भारत में इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना ही होगा। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं और उन गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना है। ये हैं वो 4 बड़ी गलतियां जो बहुत महंगी पड़ सकती हैं। पहली, कभी भी अपने पुराने रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट से निवेश ना करें। दूसरी, टैक्स और TDS को हल्के में ना लें। तीसरी, अगर ITR फाइल करना जरूरी है तो उसे नजरअंदाज ना करें। और चौथी, पैसा वापस विदेश कैसे ले जाना है इसकी प्लानिंग पहले से करके चलें। इन गलतियों से हर हाल में बचना है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि बात सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक ही सीमित नहीं है। OCIs भारत में लिस्टेड कंपनियों के शेयर, सरकारी बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट और यहाँ तक कि रहने के लिए घर या दुकान जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सख्त पाबंदियां भी हैं। एक OCI भारत में खेती की जमीन, फार्म हाउस या किसी भी तरह की प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये नियम बिल्कुल साफ है। और ये बात हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। OCI स्टेटस भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का एक जबरदस्त जरिया है। बस शर्त यह है कि इसकी नींव सही कानूनी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर रखी जाए। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए कैसे किया जाएगा। ये अब सोचने वाली बात है।